हाई ईवी इंडस्ट्री जिसके ग्रोथ एस्टिमेट्स 50 to 60% CAGR के हैं अप टू 2030। एक्चुअल में ये इंडस्ट्री कैसे ग्रो कर रही है इसे हम कई सारे वीडियोस में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, लेकिन आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 23 में कैसी ग्रोथ हुई है। तो ईवी बस सेगमेंट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 62% की ग्रोथ हुई है। 4 व्हीलर सेगमेंट में 154% की ग्रोथ हुई है। 3 व्हीलर हाई स्पीड कैटेगरी में 167% की ग्रोथ हुई है। 3 व्हीलर लो स्पीड कैटेगरी में 114% की ग्रोथ हुई है एंड 2 व्हीलर कैटेगरी में 179% की ग्रोथ हुई है, जो कि अमेजिंग है। फ्रेंड्स, इस इंडस्ट्री से ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक को हमने चैनल के इस्टेब्लिश होते ही कवर कर दिया था एंड तब से ये 3 टाइम से ज्यादा ग्रो भी कर चुका है। ऑफ कोर्स ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का ग्रोथ रनवे अभी खत्म नहीं हुआ है, कंपनी को अभी काफी आगे जाना है, लेकिन काफी सारे इन्वेस्टर्स ने ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की रैली को मिस कर दिया होगा एंड वो ऐसे सिमिलर अपॉर्चुनिटी को मार्केट में ढूंढ रहे होंगे। तो इसलिए मैं सुशील देवल आपके लिए एक ऐसे बिजनेस को सामने लेकर आया हूं, यहां ग्रोथ का इमेंस स्कोप है क्योंकि बिजनेस ईवी इंडस्ट्री से बिलोंग करता है। कंपनी काफी छोटी है एंड इंडस्ट्री में ग्रोथ भी हाल ही में स्टार्ट हुई है, इसलिए इन्वेस्टमेंट से पहले ऐसी छोटी कंपनीज एंड ऐसी इंडस्ट्री से रिलेटेड हमें ज्यादातर इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। इसलिए पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को बिना स्किप करिए देखने की कोशिश करिएगा। तो वीडियो में सबसे पहले हम इंडस्ट्री पर बात करेंगे, उसके बाद कंपनी के बिजनेस एंड फंडामेंटल्स को स्टडी करेंगे, उसके बाद कंपनी से एसोसिएटेड कुछ नंबर्स को स्टडी करेंगे यानी कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट हम ये भी कैलकुलेट करेंगे कि नेक्स्ट 4 सालों में कंपनी कितना ग्रो कर सकती है एंड वो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स के बेसिस पर। कंपनी से एसोसिएटेड रिस्क पर बात करेंगे एंड फाइनली हमें क्या करना चाहिए इस कंपनी में, इस पर भी बात करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड क्योंकि वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है एंड हमारे मोटिवेशन के लिए आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो स्टार्ट करते हैं इंडस्ट्री आउटलुक के साथ। वैसे तो कंपनी ईवी इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, लेकिन उसमें भी ये ईवी चार्जिंग मार्केट में काम करती है। तो ओवरऑल ईवी मार्केट में फाइनेंशियल ईयर 28 तक कितनी ग्रोथ हो सकती है वो आप यहां पर देख सकते हैं। यहां पर इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर सेगमेंट जो कि फाइनेंशियल 23 में 1.3% था वो बढ़कर 9 to 12% हो जाएगा। 2 व्हीलर सेगमेंट 20 to 25% तक हो जाएगा। 3 व्हीलर सेगमेंट 30 से 35% तक ग्रो कर जाएगा। लोड कैरियर जिसका पेनिट्रेशन आज निग्लिजिबल है ये बढ़कर 11 से 11.3% तक हो जाएगा एंड ईवी बस सेगमेंट जो कि 2.3% है ये फाइनेंशियल ईयर 28 तक 16 to 18% हो जाएगा। तो अगर हम ऑन द एवरेज देखें तो ये इंडस्ट्री नेक्स्ट 4 इयर्स में 7 to 8 टाइम्स ग्रो कर जाएगी, जो कि माइंड ब्लोइंग ग्रोथ है। फ्रेंड्स, जब ईवी चार्जर्स की बात आती है तो इसमें हमें जनरली 4 तरह की कैटेगरीज देखने को मिलती है। सबसे पहले वो चार्जर्स आ जाते हैं जिन्हें हम अपने घरों में यूज करते हैं अपनी कार या अपने 2 व्हीलर को चार्ज करने के लिए एंड इन्हें रेजिडेंशियल चार्जर्स का नाम दिया जाता है। रेजिडेंशियल चार्जर्स जो होते हैं ये लेवल 1 कैटेगरी के रहते हैं क्योंकि इनकी पावर थोड़ी कम रहती है एंड ये चार्जिंग टाइम ज्यादा लेते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है वो आती है पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस की। यहां पर लेवल 2 या लेवल 3 कैटेगरी के चार्जर्स यूज होते हैं। लेवल 3 कैटेगरी के चार्जर्स हाई स्पीड चार्जर्स रहते हैं एंड ये हमारी गाड़ियों को जनरली 1 आवर से कम समय में चार्ज कर देते हैं, जबकि लेवल 2 कैटेगरी के चार्जर्स लेवल 1 एंड लेवल 3 के बीच के रहते हैं। एंड जो लेवल 2 कैटेगरी के चार्जर्स हैं ये जनरली मॉल्स, ग्रोसरी स्टोर्स ऐसी जगहों पर इंस्टॉल किए जाते हैं। उसके बाद अगली कैटेगरी ई बस चार्जिंग की है एंड यहां पर लेवल 3 कैटेगरी के चार्जर्स यूज होते हैं। उसके बाद कुछ फ्लीट ऑपरेटर्स सिटी में अपनी फ्लीट के लिए एक्सक्लूसिव चार्जिंग इंफ्रा सेटअप कर रहे हैं, जैसे कि ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी, सो दैट टाइम बचाया जा सके एंड ये लेवल 2 एंड लेवल 3 कैटेगरी के चार्जर्स को यूज कर रहे हैं। तो ये है ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की 4 तरह की कैटेगरीज। फ्रेंड्स, ईवी चार्जिंग मार्केट में ग्रोथ कैसी होने वाली है अब वो देख लेते हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी है जो रेजिडेंशियल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की। इसमें 60 to 65% के CAGR से ग्रोथ हो सकती है अप टू फाइनेंशियल ईयर 28। पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस में 45 to 50% के CAGR से ग्रोथ हो सकती है बाय फाइनेंशियल ईयर 28। उसके बाद फ्लीट ऑपरेटर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में 65 से 70% की CAGR से ग्रोथ हो सकती है एंड इलेक्ट्रिक बस चार्जिंग इंफ्रा में 80 से 85% के CAGR से ग्रोथ हो सकती है बाय फाइनेंशियल ईयर 28। तो ओवरऑल जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ होगी ये 60 से 65% के CAGR से होगी अप टू फाइनेंशियल ईयर 28। फाइनेंशियल ईयर 23 में ये इंडस्ट्री 800 करोड़ के अप्रॉक्स थी। फाइनेंशियल ईयर 24 के एंड तक ये 1300 से 1400 करोड़ के अप्रॉक्स हो सकती है एंड बाय फाइनेंशियल ईयर 28 ये इंडस्ट्री 9000 करोड़ से 9500 करोड़ तक जा सकती है। तो मींस नेक्स्ट 4 सालों में ये मार्केट ही 7 टाइम्स ग्रो करने वाली है, जो कि ग्रोथ है। तो ये था इंडस्ट्री का ओवरव्यू। तो जिस कंपनी पर हम डिस्कशन कर रहे हैं वो कॉमन इलेक्ट्रॉनिक पावर में एक्सपर्टाइज रखती है। बहुत सिंपल सा मतलब है, ऐसी इंडस्ट्रीज को पावर सप्लाई करती है यहां पावर सप्लाई की कटौती बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल ना हो। फ्रेंड्स, ये कंपनी पावर जनरेशन नहीं करती है बल्कि ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स एंड इक्विपमेंट्स बनाती है जो कि हाईली एफिशिएंट हो, हाई स्पीड हो एंड पावर भी सेव करते हो। कंपनी एक तो टेलीकॉम सेक्टर में ऑपरेट करती है एंड दूसरा ईवी इंडस्ट्री में। कंपनी ने क्रिटिकल पावर एप्लीकेशन में 1994
में एंटर किया था, लेकिन ईवी इंडस्ट्री में 2019 में ही एंटर किया है। इतनी लेट एंट्री के बावजूद भी ये कंपनी इंडिया की टोटल रेजिडेंशियल ईवी चार्जिंग का 60% ऑफ मार्केट शेयर होल्ड करती है एंड ये बहुत बड़ा मार्केट शेयर है एक छोटी सी कंपनी के लिए। उसके बाद टोटल कमर्शियल चार्जिंग में 25% ऑफ मार्केट शेयर होल्ड करती है एंड ये 25% ऑफ मार्केट शेयर भी काफी बड़ा शेयर माना जाता है। कंपनी की लिस्टिंग हाल ही में हुई है एंड नाम है एक्सिकॉम टेली सिस्टम्स लिमिटेड। फ्रेंड्स 2 साल पहले कंपनी की रेवेन्यू में ईवी का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 9% था, लेकिन अब ये बढ़कर 30% तक हो चुका है, जिससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी ईवी लैंडस्केप में काफी एक्सीलेंट काम कर रही है। कंपनी एक्चुअल में कितना पोटेंशियल रखती है एंड किस तरह का काम कर रही है, उसके लिए कुछ डाटा मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं। फ्रेंड्स तो यहां पर आप देख सकते हैं कि कंपनी के पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज है इंडिया के ईवी चार्जर मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में। बाय एंड ऑफ सितंबर 2023 कंपनी ने ऑलरेडी 61,000 ईवी चार्जर्स इंस्टॉल कर दिए हैं इंडिया की 400 डिफरेंट लोकेशंस पर। उसके बाद बाय एंड ऑफ सितंबर 23 कंपनी ने ऑलरेडी 70 कस्टमर्स को, जिसमें 15 ऑटोमोटिव ओईएम्स हैं, 32 नेशनल एंड रीजनल चार्जर पॉइंट ऑपरेटर्स हैं एंड 4 फ्लीट एग्रीगेटर्स को ईवी चार्जर सप्लाई कर भी दिए हैं। कंपनी के मेजर कस्टमर्स कौन है जिनको ये ईवी चार्जर सप्लाई कर रही है, ये जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक न्यूज आर्टिकल पर चले जाते हैं एंड यहाँ पर जब हम नीचे आएंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि इनके कस्टमर्स हैं जैसे कि टाटा, एमजी, हुंडई, ऑडी, किया, महिंद्रा, मर्सिडीज एंड कुछ और। उसके बाद कंपनी इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरर्स को भी चार्जर सप्लाई कर रही है, जिसमें अशोक लीलैंड, जेवीएम एंड टाटा आते हैं। तो यहाँ हमने देख ही लिया कि सारे लीडिंग ऑटो मैन्युफैक्चरर्स इनके चार्जर्स यूज कर रहे हैं एंड ये बात मैनेजमेंट ने बताई भी है कि ऑलमोस्ट वो सारे 4 व्हीलर ओईएम्स एंड कमर्शियल व्हीकल ओईएम्स के साथ काम कर रहे हैं। कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी किस तरह की है वो भी हमें यहीं पर देखने को मिल जाएगा। तो इनकी जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटी है ये गुरुग्राम में है, जिसकी एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी 1,08,000 एसी चार्जर्स की है एंड 2400 डीसी चार्जर्स की है। जबकि उसके बाद कंपनी हैदराबाद में एक और फैसिलिटी सेटअप कर रही है जिसकी एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी होगी 3,60,000 एसी चार्जर्स की एंड 7,800 डीसी चार्जर्स की। जो हैदराबाद वाली फैसिलिटी है ये एक्सपोर्ट मार्केट को भी कैटर करेगी। तो हैदराबाद वाली फैसिलिटी सेटअप होने के बाद कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी 3 टाइम्स से ज्यादा हो जाएगी। फ्रेंड्स कंपनी के आईपीओ के लाने का पीछे का रीजंस भी यही है कि कुछ अमाउंट कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप कर रही है उसको सेटअप करने में इन्वेस्ट करेगी। उसके बाद कुछ अमाउंट को कर्ज को कम करने पर खर्च किया जाएगा, वर्किंग कैपिटल के लिए कुछ पैसा खर्च होगा, R&D एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट में कुछ पैसा खर्च होगा एंड कुछ पैसा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में खर्च होगा। इन सारे कामों के लिए जो पैसा खर्च होगा उसकी टोटल वैल्यू को मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं एंड वो रहेगा 329 करोड़, जो कि एक फ्रेश इशू है। उसके बाद जो 100 करोड़ है ये ऑफर फॉर सेल है, जहां पर कुछ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स अपने प्रॉफिट को बुक करके बाहर भी निकलेंगे। तो यहां से हमें कंपनी ने आईपीओ क्यों लाया है उसके रीजंस भी पता चल गए हैं। नेक्स्ट टर्न आती है कंपनी के क्वांटिटेटिव एनालिसिस की, मींस कंपनी नंबर्स किस तरह के जनरेट कर रही है। फ्रेंड्स लेकिन इस टाइम पर इस नंबर्स को देखने का कोई खास बेनिफिट तो नहीं है, क्योंकि कंपनी की जर्नी अभी जस्ट स्टार्ट हुई है एंड इस इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट सारी की सारी ग्रोथ पेंडिंग है। लेकिन आप यहां पर देख सकते हैं कि कंपनी की मार्केट कैप 2755 करोड़ है, मीन कंपनी एक जस्ट स्मॉल कैप है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाएं तो यहां आपको देखने को मिलेगा कि फाइनेंशियल ईयर 22 में रेवेन्यू 843 करोड़ थी एंड लास्ट फाइनेंशियल ईयर में ये रेवेन्यू कम हो गई है एंड इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि कंपनी ने अपनी ईवी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग का जो सेटअप है उसमें से डाइवेस्टमेंट कर दिया है। मींस कंपनी अब ईवी बैटरीज की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेगी, मींस पूरा का पूरा फोकस ईवी चार्जिंग सेटअप एंड टेलीकॉम सेक्टर पर रखेगी। उसके बाद हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख सकते हैं। यहां पर हमें प्रमोटर्स के पास 69.57% की होल्डिंग देखने को मिलेगी, FIS के पास 3.11%, DIs के पास 14.15% एंड उसके बाद पब्लिक के पास 13.14% के अराउंड होल्डिंग है, जिसमें से अप्रॉक्सीमेट 3% की होल्डिंग कुछ बड़े इन्वेस्टर्स के पास है। तो हम कह सकते हैं कि हम एंड आप जैसे इन्वेस्टर्स के पास सिर्फ 10.5% की होल्डिंग है। तो शेयर होल्डिंग अभी तो काफी मजबूत दिखाई दे रहा है, आने वाले समय में कैसा रहेगा ये देखने वाली बात होगी। तो फ्रेंड्स अब वीडियो का आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। यहां हम ये कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट 4 इयर्स में ये कंपनी कितना ग्रो करेगी। तो कंपनी के लास्ट फाइनेंशियल ईयर की अगर हम रेवेन्यू देखें तो वो है 708 करोड़। 30% कंपनी को ईवी इंडस्ट्री से आता है, तो उस केस में अगर आप 708 करोड़ का 30% निकालेंगे तो वो आता है 212 करोड़। मींस 212 करोड़ कंपनी के पास लास्ट फाइनेंशियल ईयर में ईवी इंडस्ट्री से आया है। उसके बाद अगर आप टोटल रेवेन्यू को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास टेलीकॉम सेक्टर की रेवेन्यू निकल कर आ जाएगी। तो टेलीकॉम सेक्टर से कंपनी के पास 496 करोड़ की रेवेन्यू आई है। फ्रेंड्स ये दो फिगर्स आप जरूर याद रखें, क्योंकि ये आगे फिर से यूज होने वाली है। फर्स्ट फिगर है कि ईवी इंडस्ट्री से कंपनी के पास 212 करोड़ यानी कि 212 करोड़ आए हैं एंड टेलीकॉम सेक्टर से कंपनी के पास 496 करोड़ आए हैं फाइनेंशियल ईयर 23 में। फ्रेंड्स
फाइनेंशियल 23 में जो ओवरऑल ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की टोटल वैल्यू थी उसमें से कंपनी ने कितना शेयर एक्वायर किया है उसे फाइंड आउट करने के लिए हम ये देख सकते हैं कि फाइनेंशियल 23 में जो टोटल मार्केट साइज था वो 800 करोड़ का था एंड कंपनी ने ईवी मार्केट से बनाया था 212 करोड़। तो उस केस में हम क्या करेंगे, 212 करोड़ को डिवाइड करेंगे 800 करोड़ से एंड देन उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से, तो हमारे पास ये मार्केट शेयर निकल कर आ गया है। इट मींस फाइनेंशियल 23 में जो टोटल ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की मार्केट की वैल्यू थी उसमें से 26.5% मार्केट शेयर सिर्फ इस कंपनी के पास चला गया। हाइपोथेटिकल टारगेट के लिए हम मान लेते हैं कि फाइनेंशियल 28 में भी कंपनी के पास सेम मार्केट शेयर रहेगा। एक्चुअल में ऐसा हो सकता है कि मार्केट शेयर थोड़ा बढ़ जाए या घट जाए। तो फाइनेंशियल 28 में ये इंडस्ट्री हो जाएगी 9000 करोड़ की। तो हमने यहां 9000 करोड़ टाइप कर लिया। अब इसमें से हम निकालेंगे कि 26.5% कितना होता है। तो मैंने 26.5% निकालने की कोशिश की है एंड वो होता है 2385 करोड़। मींस कंपनी को फाइनेंशियल 23 में जो टोटल रेवेन्यू आई थी जिसमें से ईवी इंडस्ट्री से 212 करोड़ आई थी वो फाइनेंशियल ईयर 28 में बढ़कर कितना हो सकती है, 2385 करोड़। एंड इस कैलकुलेशन के बिगिनिंग में मैंने जो दूसरी फिगर आपको याद रखने के लिए बोली थी वो बोली थी 496 करोड़ की, जो कि कंपनी के पास टेलीकॉम इंडस्ट्री से आए थे। फ्रेंड्स, टेलीकॉम इंडस्ट्री रफली 15% के CAGR से ग्रो कर रही है। कंजर्वेटिव टारगेट्स के लिए हम मान लेते हैं कि कंपनी भी इंडस्ट्री के जितना ही ग्रो करेगी। तो उस केस में हम क्या करेंगे, कंपनी के पास जो टेलीकॉम सेक्टर से आए थे 496 करोड़, इसको 15% की कंपाउंडिंग देनी है फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 24, 25, 26, 27 एंड 28 के लिए। एंड वो बन जाता है 997 करोड़। तो टेलीकॉम सेक्टर से जो कंपनी के पास 997 करोड़ बन सकते हैं एंड ईवी इंडस्ट्री से जो कंपनी के पास 2385 करोड़ बन सकते हैं, इन दोनों को अगर हम कैलकुलेट करें तो ये बनकर आता है 3382 करोड़। तो अगर हम फाइनेंशियल ईयर 23 से कंपेयर करें तो ये ऑलमोस्ट 5 टाइम्स की ग्रोथ है फ्रेंड्स। लेकिन जो नेट प्रॉफिट्स में ग्रोथ है वो 10 टाइम्स या 15 टाइम्स भी हो सकती है, क्योंकि कंपनी अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा रही है एंड जैसे जैसे किसी कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है तो प्रोडक्शन कॉस्ट लो होती है। मींस कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन्स बेटर होते हैं। प्रॉफिट मार्जिन्स बेटर होंगे तो नेट प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। तो नेट प्रॉफिट्स एक्चुअल में 5 टाइम्स ग्रो करेंगे, 10 टाइम्स ग्रो करेंगे या 15 टाइम्स ग्रो करेंगे, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन जितनी ग्रोथ नेट प्रॉफिट्स में होती है, स्टॉक प्राइस में ग्रोथ उससे ज्यादा ही होती है, क्योंकि अगर नेट प्रॉफिट्स बढ़ते हैं तो ईपीएस बढ़ता है एंड स्टॉक प्राइस का फार्मूला होता है प्राइस टू अर्निंग मल्टीप्लाइड बाय ईपीएस, जिसमें से ईपीएस बढ़ता है नेट प्रॉफिट्स के साथ एंड प्राइस टू अर्निंग बढ़ता है सेंटीमेंट्स के साथ। तो फ्रेंड्स, टारगेट की बात करें तो कंपनी की स्टॉक प्राइस की ग्रोथ में लोएस्ट टारगेट 5 टाइम्स के अराउंड रहने चाहिए, मीडियम टारगेट 7 to 8 टाइम्स होने चाहिए एंड हाई टारगेट्स कितने भी हो सकते हैं, जो कि इस लेवल पर अभी बोलना शायद सही नहीं होगा। तो अब आता है कि इस कंपनी में रिस्क क्या है। तो रिस्क की बात यह है कि इंडस्ट्री नई है, तो यहां कोई बड़ा प्लेयर बड़ी कैपिटल के साथ आकर डिसरप्शन भी कर सकता है। तो इसलिए अपना सारा पैसा किसी एक ही स्टॉक में नहीं डाल देना है। वैसे भी ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए वो ये कि दैट वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, लेकिन फिर भी मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए बताना चाहूंगा। मान लो कि अगर आप सिंगल स्टॉक में अपने पोर्टफोलियो का 5% देते हैं, तो ऐसे स्टॉक्स में अपने पोर्टफोलियो का 3 से 4% से ज्यादा देना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ रिवार्ड भी हाई है लेकिन रिस्क भी हाई है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अगर यहाँ तक देख लिया है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, रिक्वेस्ट आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर।